Hi guys, good afternoon to you all. Today I am going to teach you fifth chapter of geography, mineral and energy resources. So in this chapter you will be read down about the minerals, minerals plus energy resources. Mineral plus energy resources. Here there is a very good definition of the minerals. Here there is a very good definition of the minerals that we will define you. What is minerals? A very common question, a very simple question. What is a mineral? Geologists define the mineral as a homogeneous naturally occurring substance. Homogeneous naturally occurring substance with definable. A homogeneous naturally occurring substance with definable internal structure. Geologists defined as the mineral homogeneous naturally occurring substance with definable internal structure. इसमें homogeneous ये there are two new terms, homogeneous and definable internal structure. Definable internal structure. Homogeneous और प्लस डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. इसमें यह नेचुरली अकरिंग सिस्टम्स, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मीन्स ऑल द मिनरल्स हैज बीन फाउंड थ्रू द नेचर. नेचर के द्वारा हमको मिलते हैं, ठीक है. और ये कैसे होते हैं? होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स सेम काइंड. होमोजीनियस मीन्स सेम काइंड, एक ही तरह के होते हैं. लेकिन ये जो एक तरह के होते हैं ये कैसे होते हैं? विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. ऐसा होता है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफाइनेबल होता है. इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइनेबल का मतलब इफ वी आर टेकिंग ए शेप दैट इज ए क्यूबाइड. अगर हम क्यूबाइड के फॉर्म में कोई मिनरल्स को लेते हैं, इस फॉर्म में किसी मिनरल्स को लेते हैं, सपोज कीजिए ये गुटका सा हमको मिल गया, मिनरल मिल गया, तो इफ वी ब्रेक डाउन दिस, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसकी जो सबसे छोटी पार्टिकल मिलेगी जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में एटम बोलते हैं, एटम, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में एटम बोलते हैं, वो एटम भी डिफाइनेबल होगा. मतलब वी विल नो द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. हम उस एटम का यूज जानते रहेंगे कि वो है क्या, उसका नाम क्या है, उसका यूज क्या है, क्या कर सकते हैं हम उसके द्वारा, क्या इसका यूज है फ्यूचर में. तो ये क्या है कि मिनरल इज अ होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइनेबल होता है. इसको हम लोग कहते हैं मिनरल्स. देयर आर सो मेनी मिनरल्स. बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं. और जो जियोग्राफर्स हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, देखिए जियोग्राफर स्टडी द मिनरल एज ए पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ये दो होते हैं, एक जियोग्राफर होता है, जियोलॉजिस्ट होता है. तो द फंक्शन, द वर्क ऑफ द जियोग्राफर कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द मिनरल्स, कितनी दूरी तक कोई मिनरल्स है. जैसे कोल माइन यहाँ से स्टार्ट होकर के कितने किलोमीटर तक है अर्थ सरफेस पे, जियोग्राफर ये बताता है. और जियोलॉजिस्ट जो होता है कि डीपनेस ऑफ द अर्थ सरफेस, कितनी डीपनेस तक ये है, किस क्वांटिटी में है, ये दोनों इसका काम करते हैं जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट. तो जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट ने इसको क्लासिफाई भी किया है किस पे? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी. मेटेलिक में होता है फेरस मिनरल. फेरस में क्या क्या है? आयरन ओर है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है. मेटेलिक में है या नॉन फेरस में आप इसको कहेंगे कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा. और प्रीसियस में होता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. नॉन मेटेलिक में आपका आता है माइका, साल्ट,
पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, और एनर्जी में होता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो मोड ऑफ द अकरेंस में इसके 4 मोड होते हैं। पहला जो होता है वो वेनसेंस लोड होता है, द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड द वेन्स, इन द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में, इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल में अकर इन द क्रैक्स, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में दे हैज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रैक्स, और बहुत छोटे मात्रा में पाए जाते हैं। क्रैक्स, क्रेविस, फॉल्ट और ज्वाइंट्स, दिस स्मॉल अकरेंस इज कॉल्ड वेन्स। उसको क्या कहा जाता है? वेन्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जो बहुत छोटे क्रैक्स के रूप में पाए जाते हैं उसको हम वेन्स कहते हैं, और जो क्वांटिटी में बड़ा हो जाता है उसको हम लोग लोड कहते हैं। द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर आर कॉल्ड द लोड, और जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोड्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है सेडिमेंट्री, वो तो इग्नियस में था और मेटामॉर्फिक में था। जब सेडिमेंट्री रॉक में जब मिनरल्स मिलते हैं और दूर तक फैले हुए मिलते हैं तब इनको हम बेड्स और लेयर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनदर फॉर्म जो होता है वो है रेसिडुअल मास ऑफ द वेदर मटेरियल, रेसिडुअल मास ऑफ द वेदर मटेरियल कंटेनिंग द ओर, बॉक्साइट इज फॉर्म इन द वे ऑफ, ठीक है। तो ये है अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व द डीप डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक, जो सरफेस रॉक होती है उसका डिकम्पोजिशन से जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं वेदर्ड मटेरियल कहते हैं। और एक और भी है, तीन मोड में। चौथा ये है अलुवियल डिपॉजिट के फॉर्म में पाए जाते हैं रिवर्स के द्वारा। जब रिवर्स में फ्लड आता है तो रिवर्स अपने साथ साथ ये छोटे छोटे कंक्रीट होने हैं उन कंक्रीट को भी बहा करके ले जाते हैं, तो उसको कंक्रीट को और वो मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? अलुवियल सॉइल कहते हैं। और चौथा जो अकरेंस का मोड होता है वो होता है आपका ये ओशनिक बेड्स होती है, जिसमें क्या मिलता है? NaCl, नमक मिलता है, और आपका ये मैग्नीज मिलता है, ये होता है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई। और उसके बाद है रेट होल माइनिंग। What is the rat hole mining? Rat hole mining, do you know that the most of the mines in India are noticed and the extraction is possible only after obtaining due to the permission of the government? कुछ माइंस ऐसी होती हैं जिनमें परमिशंस मिलने के बाद, गवर्नमेंट के परमिशंस के बाद भी ही हम जो है उसमें से माइनिंग कर सकते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ दीज ट्राइबल्स एरियाज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कुछ ट्राइबल्स एरियाज में मिनरल्स आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल आर द कम्युनिटीज। मिनरल्स जो है वो या तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी कम्युनिटी के द्वारा ओन करते हैं। जैसे मेघालय, देयर आर ए लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन ओर। मेघालय में कोल है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन है एंड डोलोमाइट एक्सेट्रा। कोल माइनिंग इन द जवाई, ठीक है। चेरापूंजी इज डन बाय ए फैमिली मेंबर, ये जो करते हैं फैमिली मेंबर के द्वारा किया जाता है, इसको कहते हैं फैमिली मेंबर इन द लॉन्ग नैरो टनल में करते हैं, नीचे नीचे से, ठीक है। तो दिस इज नोन एज रैट होल माइनिंग। पर विदाउट परमिशन, मतलब दे आर ओनिंग बाय द कम्युनिटी, दे आर ओनिंग बाय द इंडिविजुअल, बट विदाउट द परमिशन इफ दे आर डूइंग, दैट इज कॉल्ड रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग चूहे की तरह बिल खोद करके नीचे नीचे से निकाल लेना, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए फेरस मिनरल में आयरन ओर है। आयरन ओर में देखिए 2 तरह का होता है आयरन ओर। आयरन जो है और सरफेस के नीचे पाया जाता है, 2 होता है, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट अच्छा होता है, इसमें नियर अबाउट 70% के आसपास जो है आयरन की कंटेंट पाई जाती है। और हेमेटाइट जो है वो लो ग्रेड का होता है, इसमें 50 to 60% पाई जाती है। नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है कि इन विच स्टेट आयरन वाज फाउंड, किस स्टेट में कितना फाउंड पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ओडिशा में 33% ओडिशा, 28% झारखंड, 19% छत्तीसगढ़, 11% कर्नाटका, 9% में अदर है। तो ये आपका आयरन ओर हो गया। इसी तरह से मैग्नीज है। आयरन ओर में आपको आयरन ओर बेल्ट है। आयरन ओर बेल्ट 4 है। एक तो होता है ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट में थे ये मयूरभंज, इसमें वो माइंस के नाम दिए हैं, फ्रॉम विच माइंस वी कैन टेक द आयरन ओर
एंड विच टाइप आयरन और वी हैव फाउंड फॉर दैट माइंस, किस तरह की पाई जाएंगी, उसमें हेमेटाइट मिलेगा कि मैग्नेटाइट मिलेगा। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज केवंझर डिस्ट्रिक्ट इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंडेड इन द गोवा एंड द नोआमुंडी। दुर्ग बस्तर छोटा नागपुर बेल्ट, इसमें है बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, बैलाडीला रेंज इसमें पाई जाती है, बैलाडीला। और बैलाडीला के बाद जो है इसमें छत्तीसगढ़ में है द रेंज हिल ऑफ द 14 डिपोजिट हाई ग्रेड, इसमें है साउथ कोरिया। ये क्या किया जाता है, जापान को एक्सपोर्ट कर दिया है, विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तीसरा बेल्लारी चित्रकूट, यहाँ पे 2 माइंस हैं, एक आपकी कुद्रेमुख है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट माइन कुद्रेमुख, और दूसरा है कर्नाटका है द लार्ज रिजर्व ऑफ द आयरन ओर द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटका, 100% एक्सपोर्ट यूनिट है कुद्रेमुख, known to be the largest of the world. The ore is transported by the slurry through the pipeline port to the मंगलुरु। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और चौथा जो है महाराष्ट्र गोवा, महाराष्ट्र गोवा में एक देखिए रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में से आयरन ओर पॉइंट करते हैं और मारमागांव पोर्ट से हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। आयरन ओर के बाद मैग्नीज है, मैग्नीज में बेसिकली हमको क्या जानना है, व्हाट आर द यूज ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का क्या यूज है, and what in which state maximum and minimum manganese is found, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जानना। देखिए मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड द फेरो मैग्नीज अलॉय, ठीक है, ये मैग्नीज जो है स्टील बनाने का काम आता है। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील। इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स, इसमें इसका यूज होता है। और मैक्सिमम ये पाई जाती है आप देखिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा में 25% है, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका। और ना ये 2 मिनरल्स हो गए, नॉन फेरस मिनरल में आपके कई हैं। ये मैप इंपॉर्टेंट है, इसमें आयरन ओर फील्ड, आयरन ओर माइंस, आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, मैग्नीज बॉक्साइट ये है। इसके बाद कापर है, यहाँ में 2 ही चीज़ पढ़ना है, कापर में भी क्या पढ़ना है, यूज ऑफ कापर, ठीक है, यूज ऑफ कापर एंड द स्टेट वेयर द कापर इज फाउंड, किस स्टेट में पाया जाता है। कापर इज मेनली यूज इन द इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द केमिकल इंडस्ट्रीज। बालाघाट माइंस इन द मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन द राजस्थान, बोथ आर द 2 सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कापर। और इधर भी ये देख लीजिए, ये आप यहाँ पे देखेंगे कापर में तो 20 राजस्थान, 48% राजस्थान है, 29% मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है बॉक्साइट, बॉक्साइट का यूज होता है एल्यूमिनियम बनाने, पहले से एल्यूमिना बनाते हैं, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाते हैं। और बॉक्साइट जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बॉक्साइट का जो है वो उड़ीसा स्टेट है, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इसके बाद नॉन मेटेलिक में है माइका, माइका के लिए छोटा नागपुर, माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द माइका, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होता है माइका। माइका की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, 1 सेंटीमीटर मोटी माइका की सीट को 1000 ऑफ सीट्स सेव कर सकते हैं, पतले 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 पतले, माने जितने भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स आप देखते हैं साइंस के, जो आप देखते हैं इन्वेंशंस देखते हैं, उनमें माइका के ही वो लगाए जाते हैं, क्योंकि माइका पतली सी पतली पट्टी में बनाया जा सकता है माइका, माइका का सबसे बड़ा ये। दूसरा बात ये, ड्यू टू इट्स एक्सेलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज, माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। झारखंड बेल्ट जो है, ये छोटा नागपुर प्लेटू, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। और उसके बाद है हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग क्या है कि जो माइनिंग होती है जहाँ पे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, माइनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, माइनिंग से हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, और हम लोग इससे बहुत ज़्यादा लाभ भी लेते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ पे हम माइनिंग से लाभ हमको मिलता है, वहीं बहुत नुकसान भी होता है। द पीपल हु आर वर्किंग इन साइड द माइंस they suffer from the several diseases due to the pollutions,
ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स, उसकी वजह से। एंड द एरिया वेयर माइंस आर लोकेटेड, उस एरिया के कुछ इर्द गिर्द भी लोगों को कुछ सांस की बीमारियां, कुछ और बीमारियां, कुछ गैसियस होती हैं। इसमें आपको एक अच्छा एग्जांपल मिलेगा। भोपाल में एक इवेंट्स हुई थी, भोपाल गैस कांड, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। तो उस माइंस में जो है काम कर रहे थे लोग, तो एक जहरीली गैस मेथिल आइसोसाइनाइड MIC मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया और वहाँ पे काम करने वाले ढेर सारे मजदूरों का देहांत हो गया। तो हजार्ड साफ माइनिंग जो है हमारे लिए हानिकारक भी है, बहुत हानिकारक है। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। कंजर्वेशन मिनरल्स है, तो मिनरल्स हैं तो अगर यूज़ किए जाएँ तो एक दिन मिनरल्स ख़त्म भी हो जाएंगे, और एक दिन मिनरल ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। कंजर्व कैसे करेंगे, थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। वी विल यूज और मिनरल्स बाय सीइंग द फ्यूचर जनरेशंस। हम लोग अपने मिनरल्स का यूज ऐसे करेंगे कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे मिनरल्स का यूज किया जाए, नहीं तो मिनरल्स का यूज करके उसको वेस्टेज ना किया जाए, नहीं तो क्या होगा कि वन डे दे विल बी एंड, हम खत्म हो जाएंगे। ये मिनरल्स है। उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज में, एनर्जी रिसोर्सेज में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, conventional source of energy resources and non-conventional source of energy resource. Here I am going you tell about the coal. A long question put up in the board exam. long question आता है कोल से, कोल से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो पहले इसमें क्या आता है कि फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल कैसे बनता है, ठीक है। तो कोल कैसे बनता है बेटा, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कोल बनने में, ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। अर्थ के नीचे जो टेम्परेचर और प्रेशर काम करता है, उससे जो हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें दिखती हैं वो अगर समय से या समय के पहले या समय के बाद किसी नेचुरल डिजास्टर से या मैन मेड डिजास्टर से वो अगर दब जाती हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर में वो क्या, वो कन्वर्टेड हो जाती हैं, जिसमें वो कन्वर्टेड हो जाती हैं कोल में, ठीक है। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। एंथ्रासाइट, नियरली 90 to 95% carbon is found in it. This is the best type of coal. There is no smoke, धुआं किसी तरह का नहीं होता, सबसे बेस्ट टाइप का होता है। उसके बाद आपका आता है लिग्नाइट, इज ए लो ग्रेड कोल, ब्राउन कोल विच इज ए सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व इज द न्यू वैली इन द तमिलनाडु आर यूज टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड द कोल दैट हैज बीन वेरी डीप सब्जेक्टेड टू द इंक्रीज टेम्परेचर्स is a bituminous coal. It is the most popular coal in the commercial use. सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। और ये बिटुमिनस कोल हो गया, सब एंथ्रासाइट हो गया। सबसे लास्ट में जो कोल आता है उसमें नियर अबाउट 50% जो है वो पाई जाती है कार्बन, और उसको हम लोग कहते हैं पीट, जिसको जलाने से खूब सारा धुआं निकलता है और काफ़ी देर बाद उसमें से फ्लेम निकलती है। तो देखो रानीगंज, झरिया, बोकारो, ये सब कोल माइन है। तलचर, ये सब कोल माइन है। जितने ट्रायंगल बने हुए हैं देखिए, ये सिंगरैनी, ये आपका कोठा, बोकारो, झरिया, रानीगंज, तलचर, ये कोल माइंस है। न्यू वैली है, ये कोल माइंस है, मैप में पढ़ाई जाती हैं आपको। उसके बाद कोल को ही सेम एज कोल, जिस मटेरियल से कोल बना हुआ उसी मटेरियल को लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन और बढ़ा दें और टेम्परेचर और प्रेशर अर्थ सरफेस के नीचे और ज़्यादा बढ़ जाए तो दे हैव टू कन्वर्टेड फ्रॉम द सॉलिड इनटू द लिक्विड। सॉलिड से किस में कन्वर्टेड हो जाते हैं, लिक्विड में, और क्या बन जाता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बगैर हम लोगों की लाइफ असंभव हो जाएगी, क्योंकि ये पेट्रोलियम इज ए फ्यूल इन आवर व्हीकल्स, ठीक है। और अगली चीज़ जो आती है वो आती है नेचुरल गैस। 2 नेचुरल गैस होती है बेटा, एक होती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दिस इज द मिक्सचर ऑफ द प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एंड दूसरी जो होती है वो होती है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में देयर इज ए मच मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट्स वाई गवर्नमेंट हैव प्लान इनिशियली द 1700 किलोमीटर HBJ पाइपलाइंस। HBJ पाइपलाइंस शुरू में, H मीन्स हजीरा, दैट इज सिचुएटेड इन गुजरात, B मीन्स विजयपुर इन मध्य प्रदेश, एंड J मीन्स जगदीशपुर इन सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। HBJ पाइपलाइन बिछवाई और इस पाइपलाइन के जरिए गैस को
उन जगहों पे ओपन किया गैस की पाइप का मुंह जहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी, मतलब जहाँ पे गैस का यूजेस ज़्यादा होते थे वहाँ पे कर करके सरकार ने इसको बचाया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में दो होती है बेटा, एक होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में द इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन फॉर्म बाय द वाटर, और दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म बाय द कोल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपका। अब उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ये आता है पहला न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इट इज ऑब्टेन्ड अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स व्हेन सच एंड द अल्टरनेशन मेड सच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सब जब हमारे पावर प्लांट्स में यूज किए जाते हैं तो ए लॉट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन रिलीज्ड, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। और उस एनर्जी के रिलीज होने के बाद अगर हम उसको जो है कंजर्व कर लें तो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल सकती हैं। दूसरी है आपकी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का बहुत सारा यूज है, आप सोलर कुकर से लेकर के सोलर पैनल से लेकर के बहुत सारा यूज सोलर एनर्जी। इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि राइट डाउन एनी 3 यूज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है विंड पावर। जिस तरह से सोलर एनर्जी होती है इसी तरह से हमेशा विंड्स ब्लोइंग होती रहती है, और विंड्स ब्लोइंग होती है तो नीचे से टरबाइन लगा करके उसमें एनर्जी कन्वर्टेड कर लेते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर बायोगैस होती है। बायोगैस में गोबर से 3 चैम्बर बना करके, चैम्बर में गोबर डाल करके गोबर को हिलाते हैं। गोबर को हिलाते हैं तो उसमें CH4 मेथेन गैस निकलती है, और पाइपलाइन के जरिए उस मेथेन गैस को हम लोग अपने घरों में ले लेते हैं, और फिर वो हमको जलाने और बल्ब जलाने के काम में आती है। तो मेथेन गैस हो गई। टाइडल एनर्जी, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसमें लॉट ऑफ एनर्जी, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट आर अनेबल टू कन्वर्ट दिस एनर्जी, उसको कन्वर्ट करने में है, लेकिन उसमें बहुत मात्रा में एनर्जी होती है। और अगली एनर्जी होती है जो जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी हैज बीन फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर पाई जाती है। जो अर्थ सरफेस गर्म होता है, उस अर्थ सरफेस के ऊपर जो हवाएं चलती रहती हैं वो हवाएं भी गर्म हो जाती है, उससे भी एनर्जी कंजर्व होता है। और फिर एनर्जी का कंजर्वेशन किया जाता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो एनर्जी में भी डिस्ट्रॉयड, इसलिए एनर्जी को क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। कंजर्व कैसे करेंगे, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका अपनाएंगे और तब जो है इसको कंजर्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइस।